हेलो इंस्पायर्ड इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं, आप या तो एक स्टूडेंट हैं जिनको टैक्स बचाने के तरीकों के बारे में जानना है, या फिर आप नौकरी करते हैं जिनको हर साल मार्च के महीने में कुछ ना कुछ करके अपना टैक्स बचाना होता है। आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे तरीकों के बारे में जिसके ज़रिए आप हर साल 2 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। और जानते हैं एक मज़े की बात, इन चारों में से जो सबसे ख़राब ऑप्शन है मैक्सिमम लोग उसी का यूज़ करते हैं टैक्स बचाने के लिए, और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मैक्सिमम लोग उसका यूज़ नहीं करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग पेशेंस बनाए रख के आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन चारों का यूज़ करके 2 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। तो सबसे ख़राब ऑप्शन टैक्स बचाने का है LIC। LIC सबसे ख़राब है? क्या बोल रहे हैं आप? LIC सबसे ख़राब ऑप्शन है टैक्स बचाने का। कैसे, मैं बताता हूँ। LIC क्या है? एक इंश्योरेंस है। मतलब कल को अगर आपको कुछ हो गया तब LIC है आपके परिवार को मदद करने के लिए। लेकिन आप कैसे LIC लेते हैं? आप LIC लेते टाइम बोलते हैं कि कितना मिलेगा मुझे इतने साल बाद। तो आपको समझना होगा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। इसमें आपको डिफरेंस जानना होगा कि इंश्योरेंस क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप ये इंश्योरेंस ले रहे हैं। अब आते हैं टैक्स सेविंग की तरफ। आप हर साल LIC के ज़रिए 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। अब ये 1.5 लाख कैसे होता है? आप जो प्रीमियम पे करते हैं हर साल, आप उसके ऊपर ये क्लेम कर सकते हैं। अब आप अगर इसका रिटर्न्स देखेंगे तो वो देखिए 4 से 5% तक का रिटर्न है, जबकि इन्फ्लेशन कितना है? 6%। मतलब महंगाई 6% बढ़ रहा है और आपको रिटर्न मिल रहा है 4 से 5% तक। तो आप सोचिए, आप अगर LIC करते हैं तो आप बहुत ही मैच्योर्ड इंसान हैं। और एक अच्छी बात है LIC के बारे में, वो ये है कि मैच्योरिटी के बाद आपको जो अमाउंट मिलता है, आपको उसके ऊपर कोई टैक्स देना नहीं होता है। अंडर सेक्शन 1010D, आप अंडर सेक्शन 1010D ये क्लेम कर सकते हैं कि मैं अपने मैच्योरिटी अमाउंट पे कोई टैक्स देना नहीं चाहता, वो एप्लीकेबल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों LIC सबसे ख़राब ऑप्शन है। देखिए, आप जब LIC यूज़ करते हैं तब आपका जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो आपको क्या बोलता है? वो आपको बोलता है, सर आप इतने का पॉलिसी लीजिए, आपको इतने साल बाद इतना अमाउंट मिलेगा। तो आप जब सुनते हैं बड़ा बड़ा अमाउंट, आपके मन में बहुत ललचान होती है कि यार मुझे इतना पैसा मिलेगा, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आपका वहीं पे वो आपको काट रहा है, आपका वहीं पे नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब आप बड़ा पॉलिसी लेते हैं तो उसका प्रीमियम भी ज़्यादा होता है, और प्रीमियम ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? आपको हर साल ज़्यादा पैसा देना होता है LIC को। तो आप जितना ज़्यादा प्रीमियम भरेंगे, उस प्रीमियम का कुछ हिस्सा आपका जो LIC एजेंट होता है उसको एज ए कमीशन मिलेगा। तो आप जितने साल तक अपना प्रीमियम भरते रहेंगे, आपके पैसे का कुछ हिस्सा आपके उस एजेंट को मिलेगा एज कमीशन। मतलब मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए हर साल प्रीमियम भरते हैं, तो मान लीजिए उसमें से 10-15 हज़ार 20 हज़ार हर साल जाता रहेगा आपके उस एजेंट के पास एज कमीशन, और आपका बाकी का जो पैसा होगा वो आपके LIC में जाएगा। तो अब आप सोचिए, आप कितना बड़ा गलत काम कर रहे थे इतने सालों से, लेकिन ये चीज़ अनजान है, ये चीज़ के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा कि आप ये करते हैं। आप इसमें देखिए ना, आपके रिटर्न्स भी देखिए 4 से 5% है। आप खुद सोचिए, LIC का एजेंट आपके पास आता है कि आप LIC के एजेंट के पास जाते हैं? किसका फ़ायदा है यहाँ पे? LIC के एजेंट का ही फ़ायदा है, इसीलिए वो आपके पास आता है आपको बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ करवाने के लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा है, और वो है NPS, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। इसके ज़रिए आप हर साल 50,000 तक का टैक्स एग्जेम्पशन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80CCD1B। अब NPS का अकाउंट आप कहीं पे भी जाके ओपन करवा सकते हैं। बैंक भी आजकल फैसिलिटी देता है NPS अकाउंट ओपन करवाने का। अब इसमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं, टायर 1 और टायर 2। आपको हमेशा टायर 1 वाले अकाउंट को चूज़ करना है, क्योंकि उसी में आपको टैक्स एग्जेम्पशन की फैसिलिटी मिलती है। आप अगर इसके रिटर्न्स भी देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छे हैं, 12 से 14% तक, जो कि काफ़ी लाजवाब है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, और वो है कि आप इसको रिटायरमेंट से पहले नहीं निकाल सकते। मतलब आपको एट द एज ऑफ 60 ही ये चांस मिलता है कि आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। आपका पैसा तभी मैच्योर होगा, मतलब रिटायरमेंट से पहले आप इसको नहीं निकाल सकते। यही एक डिसएडवांटेज है। लेकिन एक एडवांटेज ये है कि जब आप रिटायर होंगे, आपको जो पैसा मिलेगा उसमें आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 60% पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं और उस पैसे पे आपको 1 रुपया भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और आप सोच रहे हो तो 40% पैसा उसका क्या हुआ?
तो अब वो पैसा उसी अकाउंट में रहेगा, आपको हर महीने कुछ ना कुछ मिलता रहेगा वहाँ से कमीशन के तौर पर, ताकि आप अपना हर दिन का गुजारा कर सकें, क्योंकि आप तब नौकरी नहीं होगा आपके पास। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में इसको वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पीपीएफ, और जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके ज़रिए भी आप क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख तक अंडर सेक्शन 80C। अब इसका जो लॉक इन पीरियड है वो है 15 साल, जो कि एनपीएस के केस में था अप टू द एज ऑफ 60। मतलब आप कभी भी शुरू कीजिए, आपको 15 साल तक उस पैसे को नहीं निकाल सकते आप। इसका जो रिटर्न है वो फिक्स्ड रिटर्न है 8.1%, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और मैच्योरिटी पर आपको जो पैसा मिलेगा वो पूरा टैक्स फ्री होगा, 1 रुपया भी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा उस पर। तो आप सोचिए, आप LIC पे कितना मिल रहा था आपको रिटर्न्स, 4.4 to 5% मिल रहा था आपको, उस पर कितना ज़्यादा कमीशन जाता होगा। तो आपको आज पता चला तो कि क्या होता है ये। और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ELSS, मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है, और ये एकमात्र म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और किसी म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। अब इसमें भी आप 1.5 लाख तक का टैक्स एग्जम्पशन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। और इसका जो लॉक इन पीरियड है, जो इसको सबसे फ़ायदेमंद बनाता है, वो है 3 साल। मतलब आप 3 साल के बाद अपना पैसा निकाल सकते हैं। और इसके जो रिटर्न्स है वो है 12 से 15% तक, जो कि हर म्यूचुअल फंड का रिटर्न होता है। आपको अगर अच्छे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना है और ELSS के भी बारे में जानना है कि कौन सा ELSS फंड सबसे बेटर है, तो आपको ऊपर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए, मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। अब आता है टैक्स बेनिफिट का। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ज़्यादा हुआ तब आपको 10% का टैक्स देना होगा अंडर LTCG, 10% LTCG। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने 3 साल में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको 3 साल बाद मिला है 4.5 लाख रुपए। मतलब आपने 3 लाख इन्वेस्ट किया तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 1.5 लाख रुपया हुआ। 4.5 लाख तो मतलब 4.5 माइनस 3 लाख मतलब 1.5 लाख। तो आपका जो ये 1.5 लाख रुपए है, उस 1.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए से ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे कि आपका ROI 1 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए। तो 1.5 लाख में से अगर आप 1 लाख माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 50,000। तो उस 50,000 पे आपको 10% का टैक्स देना होगा। तो यही है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका 1 लाख से क्रॉस नहीं हुआ, 70,000 80,000 हुआ आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 70-80,000 मिला, तो मतलब आपको उस पर 1 पैसा भी टैक्स देना नहीं होगा। तो अब आप सोचिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है इन्वेस्ट करने के लिए, जिसमें आप इसमें देखिए 3 साल में ही आप पैसे निकाल सकते हैं, रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बारे में? मुझे नहीं लगता आप इसके बारे में जानते होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप साल में 2 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। अब देखिए इसमें आप 2 सेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं इनकम टैक्स का, सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD1B। जैसे सेक्शन 80C में क्या क्या आता है, ELSS आता है, PPF आता है, LIC आता है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तीनों को 1.5 लाख, मतलब ELSS में 1.5 लाख, PPF में 1.5 लाख, LIC में 1.5 लाख नहीं, आप तीनों को मिला के 1.5 लाख। मतलब मान लीजिए ELSS में 50,000, आपका LIC में 50,000, फिर आपका PPF में 50,000, तो तीनों मिला के 1.5 लाख, समझ गए। और 80CCD1B मतलब आपका NPS, तो NPS में कितना हुआ आपका 50,000। तो 1.5 लाख सेक्शन 80C के अंदर और 50,000 सेक्शन 80CCD के अंदर, तो कितना हुआ 2 लाख रुपया। तो आप टोटल 2 लाख रुपया साल में बचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और वीडियो को शेयर करके आप भी लोगों को जागरूक करें।